नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के 3 भेद तक सीख लिए थे। आज स्वर संधि के चौथे जो भेद है यण स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली तीनों जो स्वर संधियों के भेद में जब हमने पढ़ा, हमने उसमें सीखा था कि ए और आ का योग किस तरह से होता है अन्य बचे शेष स्वरों के साथ। ये वृद्धि स्वर संधि तक जब हमने इस बात को लेकर के हमने सीखा था, तो हमने अ और आ का योग औ तक कर लिया था, अर्थात ए और आ का योग सभी शेष बचे स्वरों के साथ कर लिया था। आज यण संधि में हम पढ़ेंगे कि लघु ई और दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ और री का जब योग अन्य जो बचे स्वर हैं उनके साथ जब होता है तो किस प्रकार का योग रहता है और किस प्रकार से वो आपस में योग करके शब्द संरचना करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। परिभाषा के तौर पर यण स्वर संधि की मैंने परिभाषा यहाँ लिखी हुई है कि यदि लघु ई और दीर्घ ई या फिर लघु ऊ और दीर्घ ऊ या री के साथ असमान स्वरों का योग हो, तो असमान स्वर मतलब इन स्वरों को छोड़कर जिसके साथ ये स्वर जुड़े होंगे, प्रथम पद का आखिरी वर्ण जब ये रहेगा, जब ये स्वर प्रथम पद के आखिरी वर्ण के रूप में रहेंगे, तब आखिरी पद का प्रथम वर्ण इन स्वरों को छोड़कर के अन्य कोई भी होगा। मैं इन सजातीय स्वरों की बात नहीं कर रहा हूँ, सजातीय स्वर को छोड़कर शेष बचे अन्य 9 स्वरों का योग होगा, तब आपके पास क्या रहेगा, तो ये अपने स्थान पर ई के स्थान पर य हलंत वाला रहेगा, मतलब स्वर रहित य आएगा। और जो अन्य जो आखिरी पद का प्रथम वर्ण जो एक स्वर है, अन्य असमान स्वर है, उसकी मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये स्वर युक्त हो जाएगा। अर्थात इसे हम पढ़ेंगे आज कि अगर, मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अगर ई और दीर्घ ई का योग अन्य असमान स्वरों के साथ हो जाए, अन्य असमान स्वर क्या रहेंगे आप भी जानते हैं कि इन 2 को छोड़ करके अन्य कोई भी रहेगा, स्वर रहेगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर आ सकता है ए, आ सकता है आ सकता है, लघु ई और दीर्घ ई को छोड़ बाकी अन्य सभी आ जाएंगे औता। और जब ऐसी स्थिति यहाँ हमारे पास रहेगी तो क्या बनेगा, लघु ई या दीर्घ ई बदल जाएगा य में, और अन्य जो असमान स्वर लगा होगा, अन्य असमान स्वर की मात्रा आ जाएगी, और वो मात्रा स्वर के रूप में इसे चली जाएगी, और ये हमारे पास बनेगा उस मात्रा के आधार पर, उस स्वर के आधार पर। अर्थात मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर ई का योग ए के साथ हो रहा है तो मित्रों क्या होगा, ई बदल जाएगा आपके पास य में, और अ की कोई मात्रा की अगर बात करूँ मैं तो नहीं होती है, ये उदासीन स्वर होता है, ये स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है, और आगे हमारे पास स्वर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर अपना क्या दे जाएगा, स्वर दे जाएगा। कहने का भावार्थ कुल मिलाकर ये है कि यह य बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मित्रों, अगर इस लघु ई का योग, यहाँ पर लघु ई या दीर्घ ई कोई भी ले सकते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर लघु ई का योग आ के साथ करूँ तो जब प्रथम पद का आखिरी वर्ण लघु ई या दीर्घ ई होगा, मतलब लघु ई या दीर्घ ई होगा, और आखिरी पद का प्रथम वर्ण आ होगा, तो आप समझ जाइएगा मित्रों कि ये यण स्वर संधि है, और ई बदल जाएगा स्वर रहित व्यंजन य में, और इसकी जो मात्रा आएगी वो ये रहेगी, और जब ये मात्रा इसके साथ लगेगी तो ये स्वर के रूप में आपके पास या बन जाएगा। ठीक अन्य एक और के साथ में करूं कि अगर मैं यहाँ पर दीर्घ ई लेता हूँ, लघु ई भी रह सकता है, दीर्घ ई भी रह सकता है, तो इनका जब भी योग अन्य असमान स्वर की बात करता हूँ, मैं लेता हूँ औ की लेता हूँ, बात लेता हूँ औ की लेता हूँ, तो क्या रहेगा आपके पास, उदाहरण मैंने औ का लिया हुआ है, तो ठीक है, तो बनेगा ई बनेगा य में, और
औ की मात्रा आ जाएगी, औ की मात्रा क्या रहती है, ये रहेगी। और ये देखिए स्वर की बात करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये स्वर रहित व्यंजन है और ये बनेगा आपके पास। और जिसके चलते हम यहाँ पर इन स्वरों को पढ़ेंगे। अब उदाहरण लेता हूँ मैं आपके पास, कोई एक उदाहरण लेता हूँ आपके लिए कि जिसके चलते आपको आसानी रहेगी समझने में कि किस प्रकार से यहाँ पर योग हो रहा है और क्या बन रहा है। बात करता हूँ प्रति योग एक। प्रथम पद का आखिरी वर्ण आपने पहचानना है मित्रों। ती की बात कर रहा हूँ, ती की बात कर रहा हूँ, त योग ई आएगा, दीर्घ ई नहीं आएगा, लघु ई आएगा, लघु ई की मात्रा लगी हुई है, बनेगा आपके पास प्र त और बाहर निकला ई। और यहाँ पर आखिरी पद का प्रथम वर्ण ए है, उसे बाहर निकाला और ये वैसे का वैसा रहा। तो क्या बनेगा मित्रों, ई प्रथम पद का आखिरी वर्ण हो और आखिरी पद का प्रथम वर्ण अन्य कोई असमान स्वर रहे तो ई किस में बदल जाता है, हमने देखा ई बदल जाता है य में, स्वर रहित य में। और यहाँ आ जाएगा आपके पास मात्रा इसकी ए रहेगी, अर्थात ये यहाँ चला जाएगा, तो ये कुल मिलाकर ये बना। अब ठीक है, यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन है और उसके आगे भी व्यंजन ही है। यहाँ पर स्वर देने वाला ऐसे कोई नहीं है, तो इसे आधा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये खड़ी पाई का शब्द है, खड़ी पाई का शब्द है, खड़ी पाई का वर्ण है। खड़ी पाई के वर्ण को कैसे लिखते हैं हम, खड़ी पाई के वर्ण को जब अधूरा लिखना होता है उसमें से हम खड़ी पाई को अलग कर देते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्ण विचार अच्छे से आते हैं, तो ही आपको समझ में आएगा कि जब हम करते हैं तो ये हमारे पास खड़ी पाई के शब्द को अगर वर्ण को अगर हमने अधूरा लिखना है तो उसमें से खड़ी पाई को हटा देते हैं, अर्थात ये बन जाता है। अगर किसी को वर्ण विचार में दिक्कत है तो हमारे पास प्रति योग एक प्रत्येक बना। ठीक है, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको कि खड़ी पाई के शब्द को कंसेप्ट आपको क्लियर कर जाता हूँ, यहीं पर दिक्कत नहीं रहेगी मित्रों। ध्यान से जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बात करता हूँ कुल 33 वर्ण व्यंजनों में, अगर हम देखें 33 वर्ण व्यंजनों की बात करता हूँ, उसमें से आपके पास 24 वर्ण व्यंजन खड़ी पाई के रहते हैं। खड़ी पाई अर्थात जो अगर बात करते हैं, ये मैंने खड़ी पाई की बात कही थी। अब देखिए ये खड़ी पाई है, क्या की बात करता हूँ वो इस तरीके से बनता है, क्या की बात करता हूँ वो इस तरीके से बनता है, जय की बात करूँ वो इस तरीके से बनता है, जय की बात करता हूँ वो इस तरीके से बनता है। कुल मिलाकर खड़ी पाई के वर्ण व्यंजनों की जो संख्या है, वर्ण व्यंजनों की बात कर रहा हूँ, संयुक्ताक्षरों की बात नहीं कर रहा हूँ। संयुक्ताक्षर क्या होता है, संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि संयुक्त अक्षर क्या रहते हैं और कितने संयुक्त अक्षर हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा मित्रों। मैं इसी क्वेश्चन के तहत आपसे आपके वर्ण विचार के जो ज्ञान को उसे चेक करूंगा कि किस प्रकार से आपको वर्ण विचार का ज्ञान है, अर्थात अन्यथा वर्ण विचार की सीरीज भी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी कि हिंदी वर्ण व्यंजन जो 33 है, 33 में कुल मिलाकर 24 जो वर्ण व्यंजन हैं वो खड़ी पाई के हैं, अर्थात खड़ी पाई के। उनमें ये वाला जो आप डंडा देख रहे हैं ये रहता है, ठीक है। और इनमें से भी, इन 24 वर्ण व्यंजनों में से भी अगर मैं बात करूं मित्रों, आपके पास 22 वर्ण व्यंजन ऐसे हैं जो इस खड़ी पाई से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ देखिए ख की बात कर रहा हूँ, अगर
ख वर्ण की बात कर रहा हूँ, ग वर्ण की बात कर रहा हूँ। ये ऐसे वर्ण व्यंजन हैं जो खड़ी पाई से पहले ही समाप्त हो रहे हैं। ऐसे कितने वर्ण व्यंजन हैं? मैंने कहा ऐसे 22 वर्ण व्यंजन हैं जो खड़ी पाई से पहले ही समाप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं खड़ी पाई से पहले, खड़ी पाई से पहले समाप्त हो रहे हैं। देखिए मित्रों, यण संधि जब आप कर रहे हैं, आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि खड़ी पाई के शब्द जो हैं ये किस प्रकार से हमारे पास, हमने इनको तोड़ना है, इनका विग्रह करना है। जब हम विग्रह करेंगे तो मुश्किल में रहोगे कि कब आधा लिखना है, उसको किसको किस तरीके से आधा लिखना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आधा लिखने के लिए भी एक रहस्य छुपा है। मैं वो रहस्य आपके साथ बता रहा हूँ किस प्रकार से हम अधूरा लिख सकते हैं। 22 वर्ण व्यंजन जो खड़ी पाई से पहले समाप्त होते हैं, जब उनको हमने अधूरा लिखना होता है, हम कुछ नहीं करते हैं मित्रों, हम वहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, बस खड़ी पाई को हटा देते हैं। खड़ी पाई को हटाने का मतलब ही क्या हो जाता है कि वो वर्ण व्यंजन हमारे पास आधा हो जाता है। अर्थात मैं बात कर रहा हूँ इन वर्णों की जो खड़ी पाई से पहले समाप्त होते हैं। अगर मैंने इसको अधूरा लिखना है, आधा लिखना है, तो मैं क्या कर दूंगा, खड़ी पाई को हटा दूंगा। खड़ी पाई ये थी तो इसे मैं हटा दूंगा यहाँ से, ये आएगा। तय की बात करता हूँ ये आएगा, थ की बात करता हूँ ये रहेगा। ठीक, अर्थात मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस खड़ी पाई को नहीं हटा लगा रहा हूँ, इस खड़ी पाई को हटा रहा हूँ। जैसे ही मैं खड़ी पाई को हटा देता हूँ तो ये वर्ण व्यंजन हमारे पास अधूरे हो जाते हैं। अधूरा जब इनको दर्शाना होता है तो खड़ी पाई को हम इनसे हटा देते हैं। अब 2 वर्ण व्यंजन ऐसे भी होते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि सर आप यण संधि पढ़ा रहे थे, कहाँ आप इसमें आ गए हैं, लेकिन ये बहुत अनिवार्य था। अर्थात यहाँ पर जब मैंने प्रत्येक को लिखा तो आपने क्या कर दिया, पहले यहाँ पर इस प्रकार का योग आ रहा था, जब ई और ए का योग करके ये बना हमारे पास, और ये स्वर रहित व्यंजन था और आगे व्यंजन था। तो अब यहाँ पर स्वर देने वाला तो इसे कोई नहीं था। अब तक के जितने भी उदाहरण थे वहाँ स्वर देने वाला कोई ना कोई वर्ण स्वर जुड़ा हुआ था। अब वर्ण व्यंजन जुड़ा हुआ है, तो वर्ण व्यंजन जुड़ा हुआ है तो इसे स्वर देने वाला कोई नहीं है, इसे अधूरा दर्शाना पड़ेगा। हिंदी के मानक रूप की बात कर रहा हूँ, तो इस खड़ी पाई के शब्द को हम कैसे दर्शाते हैं, इसमें से इस ऐसे अधूरा लिखते हैं। और मैं अब बता रहा हूँ आपको, अब आपको पता है कि ये खड़ी पाई से पहले समाप्त होने वाला वर्ण व्यंजन था, तो करके हमने क्या कर दिया मित्रों, खड़ी पाई के वर्ण व्यंजन को क्या कर दिया, हटा दिया खड़ी पाई को, और अब ये हमारे पास इसका अधूरा रूप आया। अभी तक हमने सिर्फ खड़ी पाई के जो वर्ण व्यंजन ऐसे जो खड़ी पाई से पहले समाप्त होते हैं, 2 वर्ण व्यंजन ऐसे भी हैं जो खड़ी पाई से आगे निकल जाते हैं। तो सर उन्हें कैसे अधूरा लिखा जाए, उन्हें कैसे अधूरा लिखा जाए? पहली बात तो वो 2 वर्ण व्यंजन कौन से हैं? पहला रहेगा, दिख ही रहा है आपको, ये खड़ी पाई से आगे गया है, एक और खड़ी पाई से आगे गया है। हाँ बताइए कौन सा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, वर्ण। ये भी आपके पास खड़ी पाई से आगे तक चलता रहता है। यही कारण होता है कि ये खड़ी पाई का वर्ण व्यंजन तो है, लेकिन अन्य 22 वर्ण व्यंजनों को छोड़ की बात करूं मैं, ये खड़ी पाई से आगे तक चलते रहते हैं। इनका गुजारा खड़ी पाई से पहले नहीं होता है। तो सर अब इनको अधूरा क्या लिखें? हाँ सर आता है ना, हमें आता है ना कि खड़ी पाई से पहले वाले को हटा देंगे, ये ऐसा आएगा। तो ध्यान दो मित्रों, ये क्या बन रहा है, ये एक और वर्ण व्यंजन बन रहा है, वह वर्ण बन रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी। अगर यहाँ से आप इसको हटा देंगे तो ये पै वर्ण बन रहा है। अब इसको अधूरा कैसे लिखें? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारों को आता भी होगा, वो सोच रहे होंगे कि सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। टाइम वेस्ट की बात नहीं है मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे जो यण स्वर संधि के जो है उदाहरण आएंगे अच्छे से कर सकेंगे उनको। तो कुछ नहीं करना है, जो खड़ी पाई से बात को जो गया हुआ है, ये इधर को हमने जो मोड़ा हुआ है, इस मोड़ को हमने नहीं मोड़ना, ऐसे ही रखना है। ये क अधूरा हो गया, फे को कैसा लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे।
मुफ्त की बात करें तो फ अधूरा होता है, तो ऐसे रखो उसे। मुक्त की बात करते हैं, मुक्त, तो यही कारण होता है कि मुक्त ऐसा आता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो आपने बता दिया, 24 वर्ण व्यंजन तक तो आ गया, तो आगे क्या होगा? आगे जो 9 वर्ण व्यंजन बचे हैं उनका क्या होगा? ताड़न जात जो वर्ण हैं, ताड़न जात चिन्ह जिनके ऊपर लगा होता है, मैं उनकी बात नहीं, जिन पर लगा होता है मैं उन वर्ण व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूँ। कितने होते हैं ऐसे जो ताड़न जात चिन्ह जिन पर लगा होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ऐसे कितने वर्ण व्यंजन रहते हैं। और ये भी बताइएगा कि वो जो वर्ण व्यंजन हैं वो मूल भाषा से लिए गए हैं या फिर वो आगत हैं या फिर हिंदी के अपने द्वारा विकसित किए हुए वर्ण व्यंजन हैं। ठीक है, यहाँ पर बात आती है अन्य जो बचे हुए हैं कौन से? इन 9 वर्ण व्यंजनों को हम गोल वर्ण व्यंजन कहते हैं। कचट तप की बात करूं मैं तो पहले वर्ण में ये रहता है, ये वर्ण रहता है आपके पास, यहाँ पर ये रहता है, और एक है वर्ण रहता है। ये जो 9 बचे हुए हैं। और हाँ, आपके पिछले कल के प्रश्न का भी जो मैंने पूछा था, वैसे कमेंट में तो आपने किसी ने लिखा ही नहीं है, मैं कमेंट चेक कर रहा था ना। आप लगता है कि वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं। मित्रों, वीडियो को पूरी देखा करो, बीच में मैंने कुछ प्रश्न पूछे होते हैं आपसे। ऐसा ही कुछ कल पूछा था मैंने कि भाई कि अगर ये कोई वर्ण है तो यहाँ पर अगर कोई चिन्ह लग जाए तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इसे हम पंचमाक्षर चिन्ह कहते हैं। अगर हम वर्ण व्यंजन की बात करते हैं, जो वर्ग रहता है, पहला जो क वर्ग रहता है, क वर्ग का जो आखिरी वर्ण है उसमें ही सिर्फ हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर बिंदी लगती है और कभी भी किसी भी वर्ण में यहाँ पर बिंदी नहीं लगती है। एक ही वर्ण हिंदी वर्णमाला में ऐसा है जहाँ पर यहाँ पर चिन्ह लगता है। ठीक है, खैर अभी हमारा ये विषय नहीं है, अभी हमने इनको अधूरा लिखने की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, इनमें क्या करेंगे? इनमें तो खड़ी पाई नहीं है, तो इसीलिए तो हम है ना, हम बताएंगे आपको क्या करेंगे। इनमें सिर्फ हम हलंत रखेंगे, हल चिन्ह रखेंगे। अगर मैं बात करूँ ट की करूँ तो इसे ट में रखेंगे, ठ को हम ठ वर्ण में रखेंगे और हलंत लगा लेंगे। ये हल चिन्ह ही इनको बता दिया करेगा, ये हल चिन्ह ही आपको यहाँ पर बता दिया करेगा कि जो है ये अधूरा है। ठीक है, तो ये तो रही हमारे इनको अधूरा लिखने की बात। यहीं पर यण संधि की में अगर मैं आपको बात बताऊं, जब मैं पहचान कराऊंगा इसके बाद, तो ये जो वर्ण आ रहा है यहाँ पर बीच में एक वर्ण हमेशा आधा आएगा, आधा आएगा। उसका क्या रहस्य है? वैसे तो आधे तो जान चुके होंगे, यहाँ पर मैंने बता भी दिया हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। उसे अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा आप जान भी चुके होंगे कि वो अधूरा क्यों आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगला जो प्रश्न रहेगा, ये भी बार बार गिर रहा है। आज अन्य उदाहरण लेते हैं, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। अधि योग आपक। सर इसका अध्यापक हो जाएगा। इसे नियम के अनुसार करिएगा कि कैसे है। ठीक है, प्रथम वर्ण का आखिरी, प्रथम पद का आखिरी वर्ण जो है वो ई है, लघु ई है, उसे बाहर निकालिएगा। ये रहा आखिरी पद का प्रथम वर्ण आ है, ये जो शेष बचा उसे शेष ही रहने दीजिए। ई य में बदल जाता है, आ का स्वर है वो मात्रा के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा इस चिन्ह के साथ। ये इसे मात्रा दे जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर बात आती है, ये स्वर रहित व्यंजन है, इसके ठीक बाद भी व्यंजन ही लगा हुआ है, इसलिए इसको तो अधूरा लिखना पड़ेगा। स्वर देने वाला अब कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा खड़ी पाई वाला वर्ण है, तो खड़ी पाई वाला वर्ण व्यंजन अधूरा कैसे लिखते हैं?
सर पता है ना, खड़ी पाई को हटा देते हैं। वाह क्या बात है। ये हमारे पास आ गया अध्यापक। ठीक वैसे ही अगर प्रथम पद का आखिरी वर्ण अगर आपके पास ये रहे तो अब क्या करोगे? प्रथम पद का आखिरी वर्ण अगर ये रहे और अन्य असमान स्वर लगे होंगे। अब यहाँ पर अन्य असमान स्वर की बात करूँ मैं, लघु ई और दीर्घ ई भी रहता है। हाँ पता है ना सर, अगर ये ई अगर य में बदल जाता था तो ऊ और ऊ, लघु और दीर्घ ऊ वे में बदल जाते हैं सर। और बाकी अन्य असमान जो स्वर हैं, अन्य असमान जो स्वर हैं उनकी मात्रा इन पर लग जाती है। ठीक बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि ये बदल जाता है यहाँ पर इसमें, और यहाँ पर असमान स्वर की मात्रा आ जाती है, असमान स्वर की मात्रा आ जाती है, असमान स्वर की मात्रा आ जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण लेता हूँ कि अगर उ का योग हम करते हैं ओ वर्ण के साथ, क्या होगा? उ बदल जाएगा व में, यहाँ पर मात्रा आ जाएगी ये, और ये कुल मिलाकर बनेगा ओ। ठीक है, इसी के साथ इसका एक उदाहरण कोई सा भी उठा लो। उदाहरण मैं मानता हूँ कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैंने नियम बता दिया है, फिर भी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ जिसको आप हमेशा यहाँ पर वर्तनी के आधार पर जब भी हम लिखते हैं यार, हम क्या लिखते हैं? हम सोचते हैं कि ये वधू होता है, वधू होता है, और ये वधू नहीं रहता है मित्रों, ये वधू नहीं रहता, ये वर्तनी के आधार पर अशुद्ध होता है। मैं बता रहा था आपको कि वधू जो होता है वो वैसा नहीं होता है मित्रों। वधू जो रहता है उसमें दीर्घ ऊ रहता है और ये ध ऐसा रहता है। और यहाँ पर आएगा, अगर ऐसी कोई स्थिति दो पद हमें दिए हुए हैं तो उसका योग करना है, एक शब्द बनाना है, शब्द संरचना करनी है, तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, प्रथम पद का आखिरी वर्ण निकाल दो। निकाल दिया सर, कौन सा ऊ है? दीर्घ ऊ है। आखिरी पद का प्रथम वर्ण ला दो, आ है दिया हुआ, और ये चरण यहीं पर रख लो। अब क्या होगा? लघु और आ, प्रथम पद का आखिरी वर्ण अगर लघु ऊ या दीर्घ ऊ आए और आखिरी पद का प्रथम वर्ण आपके पास अन्य असमान स्वर आ जाए, अन्य असमान स्वर आ जाए, तो ये क्या बन जाता है? ये व वर्ण में आ जाता है, स्वर रहित तो हो जाता है। और ये किस में आ जाता है? आ की बात कर रहा हूँ, और ये इसकी मात्रा इसके साथ लग जाती है, ये वा बन जाता है। और ये बिहार में कावा, ये वाला वा नहीं है, ये हमारा यण स्वर संधि के बीच में जब हम दीर्घ ऊ और आ कर रहे हैं उससे उत्पन्न एक ध्वनि है वाह। ठीक है, और ये स्वर रहित व्यंजन है, ये भी स्वर रहित, ये स्वर के साथ यहाँ पर वा वर्ण लगा हुआ है। ठीक बाद में स्वर रहित व्यंजन के बाद भी एक व्यंजन है, तो इसे तो अधूरा ही लिखना पड़ेगा। ये खड़ी पाई का है सर, तो हमें पता है कि इसे अधूरा लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो बचता है उसे वैसे ही लिख लो और खत्म। ये रहता है बधवा आचरण। ठीक ऐसे ही अगर री वर्ण रहता है, री वर्ण रहता है और योग हो जाता है अन्य असमान स्वरों के साथ, ये बदल जाता है र में, और अन्य असमान स्वर की
मात्रा लग जाती है, ये आपके लिए गृह कार्य है, ग्रह कार्य नहीं। मैंने पिछले कल बताया हुआ है गृह और ग्रह में फर्क है। गृह की बात करें तो री का स्वर लगा हुआ है, ग्रह जब हम बात कर रहे हैं तो वो स्वर वाला र लगा हुआ है, स्वर रहित यहाँ पर ग वर्ण है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है आपने कि ग्रह कार्य नहीं, वो गृह कार्य है आपके लिए। कि इसके उदाहरण आपने स्वयं से प्रैक्टिस करने हैं, जिस प्रकार से हमने ई, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ के किए, ठीक वैसे ही करना। और वैसे ही आप लोग उनका प्रैक्टिस जैसे ही करोगे तो आपकी उसमें मास्टरी हो जाएगी, और मास्टरी हो जाएगी तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज के जो हमारा जो लेक्चर है इसे हम यहीं पर रोक लेते हैं। लेकिन इसे रोकने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर ये वीडियो जो है अभी तक हमने बनाई है आपको फ़ायदेमंद लग रही है तो इन्हें लाइक शेयर करें और हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। हमें आप HP स्टडी हब के जो हमने पेज बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम की बात करूं, टेलीग्राम की बात करूं या फेसबुक की बात करूं, उन्हें वहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पर हमें फॉलो कीजिएगा। और आप अपने घरों में रहिए, कोरोना काल में बाहर मत निकलिए, अपनों के बीच में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे यूं ही जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।